हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को बताने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो गाइज आप लोग वीडियो को पूरी से पूरी देखें ताकि आपको पूरी से पूरी जानकारी हो सके। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होती है गाइज, इसमें से आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको इसको पूरी अच्छी तरह से। आप लोग यदि 2 से 3 बार, यदि 1 से 2 बार यदि देख लेते हैं तो आपको इनको याद करने की भी जरूरी नहीं होती है। काफ़ी आसान क्वेश्चन होती है। आप लोग इसको 1 बार या 2 बार देख लेते हैं तो फिर याद हो जाती है बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे ही। ठीक है, तो बिना समय को गवाए हुए आप लोग चलिए टॉपिक पे देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब नाड़ी की लय नियमित हो किंतु आयतन कम एवं अधिक होता रहे तो उस पल्स को कहते हैं वाटर हेमल पल्स और उछालमय पल्स, एकांतरित पल्स और द्विगुण पल्स। तो इसका राइट आंसर गाइज आपको बताना है कि नाड़ी की लय नियमित हो किंतु आयतन कम अधिक होता रहे तो उस पल्स को क्या कहते हैं। तो उस पल्स को हम क्या कहते हैं, एकांतरित पल्स कहते हैं। तो उस पल्स को क्या कहते हैं, पल्सेस अल्टरनेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। जब श्वसन प्रक्रिया सामान्य से अधिक हो जाती है उसे कहते हैं तीव्र श्वसन, टेकीपीनिया कहते हैं, मंद श्वसन, ब्रेडीपीनिया कहते हैं, और श्वसन अपीनिया कहते हैं, अति श्वसन हाइपरपीनिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस। जब श्वसन प्रक्रिया सामान्य से अधिक हो जाते हैं तो उसको कहते हैं टेकीपीनिया कहते हैं, तीव्र श्वसन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, तीव्र श्वसन इसका राइट आंसर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट यदि लेते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप लोग नोट्स बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी बेहतर है आपके नॉलेज इंक्रीजमेंट के लिए। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, किस किस शब्द को कैसे लिखना है और इसकी क्या मीनिंग होगी। साथ ही आपको जो क्वेश्चन को लिखते हैं उसकी आधा से ज़्यादा आपको याद आ जाता है किसका ये आंसर होता है। तो आप लोग नोट्स भी बनाया कीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीमा की थैली एवं, यहाँ पे गाइस थैली होगा, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, थैली होगा। एनीमा की थैली एवं मलाशय की बीच कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। एनीमा की थैली एवं मलाशय की बीच की ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो इसका हाइट कितना होना चाहिए, 12 इंच होना चाहिए, 14 इंच होना चाहिए, 24 इंच होना चाहिए, 30 इंच होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज, इसका राइट आंसर होगा 12 इंच होना चाहिए। एनिमा की थैली एवं मलाशय की बीच की हाइट कितना होना चाहिए, 12 इंच होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि डाटा इकट्ठा करना नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण का हिस्सा होता है। आकलन, असेसमेंट, डायग्नोसिस या नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन या मूल्यांकन इवेल्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डाटा इकट्ठा करना नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण का हिस्सा होता है। तो असेसमेंट, तो आकलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आकलन, असेसमेंट होगा। डाटा इकट्ठा करना नर्सिंग की प्रक्रिया के किस चरण का हिस्सा होता है, आकलन, असेसमेंट होता है। गाइज इसकी नोट्स के लिए यदि आप लोग चाहते हैं नोट्स तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर की। क्या है 5 नंबर की क्वेश्चन, किस रोगी को सोडियम युक्त आहार प्रतिबंधित होता है। किस मरीज को सोडियम युक्त आहार प्रतिबंधित होता है। गुर्दा रोगी, किडनी पेशेंट को, लिवर रोगी, लिवर पेशेंट को, मधुमेह रोगी, डायबिटिक मेलिटस पेशेंट को, कैंसर रोगी, कैंसर पेशेंट को। तो किस रोगी को सोडियम युक्त आहार नहीं लेना चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, किडनी पेशेंट को जो होता है सोडियम युक्त आहार नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका ए नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिनियल भाग की गर्म पानी से सिकाई को कहते हैं। पेरिनियल भाग की गर्म पानी से सिकाई को कहते हैं गर्म पट्टी, हॉट कंप्रेस, गर्म पानी स्नान, हॉट वाटर बाथ और सिग्ध स्नान, सिग्ध बाथ, भाप लेना, स्टीम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज, इसका राइट आंसर होगा आपको सी नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा, शीत बाथ। तो इसका रियल आंसर क्या होगा, शीत बाथ, सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं
कि 7 नंबर की क्वेश्चन क्या है, तो इनमें से कौन सी नर्सिंग प्रक्रिया की विशेषता है? तो यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, या लक्ष्य आधारित है, या सार्वभौमिक है, डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? निम्न में से नर्सिंग प्रक्रिया की कौन सी विशेषता है? तो यह एक चक्रीय प्रक्रिया होती है, सही बात है गाइज, यह एक चक्रीय प्रोसेस भी होती है। इट इज गोल ओरिएंटेड, तो ये एक लक्ष्य आधारित भी होती है। ये एक सार्वभौमिक, इट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, ये एक प्रकार के यूनिवर्सल प्रोसेस भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से तीनों होगी, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी नर्सिंग प्रक्रिया की विशेषता। ये जो सारी है, सारी होती है और भी होती है, वो आपको आगे हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको, सक्रिय व्यायाम रोगी स्वयं करता है, रोगी को परिवार कराता है, रोगी को फिजियोथेरेपिस्ट कराता है, नर्स द्वारा कराया जाता है। तो सक्रिय व्यायाम क्या होता है गाइज? ये रोगी के द्वारा स्वयं कराया जाता है, ठीक है। तो स्वयं, तो रोगी स्वयं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, सक्रिय व्यायाम रोगी स्वयं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है प्राथमिक उपचार का उद्देश्य। तो प्राथमिक उपचार का क्या है उद्देश्य? घायल व्यक्ति को उपचार देना, ठीक है, घायल व्यक्ति की अवस्था को मरणासन होने से रोकना, घायल व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार अस्पताल पहुंचाना। तो डी नंबर की क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको चूज करके बताना होगा, प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि घायल व्यक्ति को उपचार देना भी प्राथमिक उपचार होता है, घायल व्यक्ति की अवस्था को मरणासन होने से रोकना भी एक प्राथमिक उपचार होता है। इसमें क्या होता है गाइस, जब पेशेंट क्या होते हैं, जब भी कोई भी आदमी या कोई भी एक्सीडेंट करता है, तो उस टाइम क्या होता है, वो मरने पे रहता है, तो उस टाइम में जो बचाया जाता है उन्हें मरणासन कहते हैं, ठीक है। तो घायल व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार अस्पताल पहुंचाना, ये भी आपका प्राथमिक उपचार होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी होगी, ठीक है। तो इसकी राइट आंसर डी होगी, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि बाधा नर्सिंग का अर्थ क्या होता है। बाधा नर्सिंग का अर्थ क्या होता है? रोगी द्वारा नर्स एवं नर्स द्वारा रोगी को संक्रमण से बचाने की उपाय होती है। या बी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि रोगी को दवाई देना। क्या होगा गाइज? आप लोग कमेंट करके बताइए। रोगी को बांध कर रखना, इनमें से कोई नहीं। तो बाधा नर्सिंग का अर्थ क्या होता है कि रोगी द्वारा नर्स एवं नर्स द्वारा रोगी को संक्रमण के बचाने के उपाय होते हैं। बाधा नर्सिंग का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर होगा ए नंबर। रोगी द्वारा नर्स एवं नर्स द्वारा रोगी को संक्रमण के बचाव के उपाय को क्या कहते हैं? बाधा नर्सिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11 नंबर। तो इसकी क्या होगी राइट आंसर, वो भी देख लेते हैं। मूत्र त्याग क्रिया का अनियंत्रित होना है मूत्र अनियंत्रितता और मूत्र अवरोधन, मूत्राशय संक्रमण, गुर्दा खराब होना। तो क्या होगा गाइज? मूत्र त्याग क्रिया का अनियंत्रित होना क्या कहलाता है? मूत्र अनियंत्रितता कहलाता है, मूत्र अवरोधन कहलाता है, मूत्राशय संक्रमण कहलाता है, गुर्दा खराब होना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, मूत्र अनियंत्रितता कहलाते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टियंस कहलाते हैं, इनकॉन्टियंस कहलाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, मूत्र त्याग क्रिया का अनियंत्रित होना मूत्र अनियंत्रितता कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि सूरज की रोशनी एक अच्छा स्रोत होता है। सूरज की रोशनी एक अच्छा स्रोत होता है कीटाणु हनन का, उपचार का, स्थिति का, औषधि का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर होगा कीटाणु हनन का। ये क्या होता है? सूर्य की रोशनी में इतनी पावर होती है कि वो बहुत सारी ऐसी कीटाणु होती है, उसको क्या करते हैं? मारने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर की कि निम्नलिखित में से कौन सा दबाव बिंदु है। क्या है गाइज? निम्नलिखित में से कौन सा दबाव बिंदु होता है? स्केपुला, कोहनिया, कान, उपयुक्त सभी। तो इनमें से क्या कहते हैं कि दबाव बिंदु होता है? स्केपुला जो होता है आपको बैक साइड में पीठ से, जो इधर से भी आपको दिखाई देता है, इधर से ट्रायंगल आकार का, वो क्या होता है? आपका स्केपुला होता है, ठीक है। और ये भी आपको दबाता है, जैसे ही आप सोते हैं चितंगे तो ये आपको दबाता है, ठीक है। एब्रोकोनिया भी है, एल्बोकोनिया भी आपका दबाता है, ईयर भी दबाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर की। क्या है? होठों के सूख कर फटने या पपड़ी जमने को कहते हैं? होठों के सूख कर फटने या पपड़ी जमने को क्या कहते हैं? दंतमेल कहते हैं, किलोसिस कहते हैं, या अस्थिक्षय कहते हैं, या दंतमांस शोथ कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? आपका जो होठ फटता है, जैसे ही सर्दी का मौसम या पतझड़ का मौसम रहता है तो क्या होता है, आपका होठ फटने लगता है। तो उस होठ फटने को क्या कहते हैं? उस होठ फटने को क्या कहते हैं? बी नंबर किलोसिस कहते हैं। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, किलोसिस। ठीक है, होठों के सूख कर फटने या पपड़ी जमने को क्या कहते हैं? किलोसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर की। कि मुंह की सफाई में प्रयोग करते समय पोटेशियम परमैंगनेट का अनुपात होता है। मुंह की सफाई करते समय पोटेशियम परमैंगनेट का अनुपात कितना होता है? 1:50,100, 1:500, 5000, 1:50,000, 1:50 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर आपको होगा 1:5000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर का होगा। किसके लिए? मुंह की सफाई में प्रयोग करते समय पोटेशियम परमैंगनेट का अनुपात कितना होता है? 1:5000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि विस्तर व्रण की क्या है गाइज? विस्तर व्रण की रोकथाम के लिए क्या उपाय करेंगे? तो विस्तर व्रण के उपाय के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रति 2 घंटे में शरीर की स्थिति बदलना चाहिए, या शरीर को नम रखना चाहिए, या शरीर को रगड़ कर साफ करना चाहिए, रोगी को बिल्कुल ना हिलना चाहिए। तो इसका राइट क्या आंसर होगा गाइज? विस्तर व्रण की रोकथाम के लिए विस्तर व्रण में राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। प्रति 2 घंटे में शरीर की स्थिति क्या होना चाहिए? बदलते रहना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? विस्तर व्रण की रोकथाम के लिए इसका उपाय किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर की। कि स्पंज स्नान के लिए पानी का तापमान कितना होना चाहिए? स्पंज स्नान के लिए पानी का तापमान कितना होना चाहिए? 108 से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, या 110 से लेकर के 115 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, या 116 से 118 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, या 119 से 121 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए? तो गाइस इसका राइट आंसर आपको क्या देना है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? स्पंज स्नान के लिए पानी का तापमान कितना होना चाहिए? आपको 110 से लेके 115 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर होगा आपको बी नंबर, 110 से लेके 115 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए स्पंज स्नान के तापमान के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि व्यक्ति का रक्तचाप 135 पर 80 mm पर Hg है तो उसका नाड़ी दाब कितना होगा? तो इसका नाड़ी दाब गाइज कैसे निकालते हैं? 135 से आप 80 को घटाइए, जो आपका निकलेगा वो नाड़ी दाब होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको 55 mm पर Hg होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 55 mm पर Hg होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कि शरीर यांत्रिकी के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? शरीर यांत्रिकी के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? संतुलन, बैलेंस, अच्छी शारीरिक मुद्रा, गुड बॉडी पोस्चर, या बड़ी पेशियां और एक छोटी पेशियां? तो इसमें क्या होगा? शरीर यांत्रिकी के लिए शरीर यांत्रिकी के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? आपको इसमें संतुलन शामिल होते हैं, अच्छी शारीरिक मुद्रा भी शामिल होते हैं, उसके बाद बड़ी पेशियां भी शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर आपको होगा डी नंबर, छोटी पेशियां। ये आपको शामिल नहीं होते हैं, शरीर यांत्रिकी के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज? 5 से 6 महीने पर शिशुओं को दिए जाने वाले संपूरक आहार को कहते हैं? 5 से 6 महीने पर शिशुओं को दिए जाने वाले संपूरक आहार को कहते हैं? स्तन त्याग, वीयनिंग, स्तनपान, या आहार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर होगा ए, स्तन त्याग। ये क्या होगा? राइट आंसर स्तन त्याग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर की क्वेश्चन। क्या कहते हैं? इनमें से किस स्थिति को रिकवरी स्थिति कहते हैं? तो इनमें से किस स्थिति को हम रिकवरी स्थिति कहते हैं? पृष्ठ पार्श्व साई स्थिति, और फाउलर्स स्थिति, और सिम्स पार्श्व स्थिति। एक है आपको लिथोटॉमी स्थिति। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा गाइज? किसमें से किसको जो है ना रिकवरी स्थिति कहते हैं? तो किसको कहते हैं?
पृष्ठ पार्श्वशाही स्थिति को कहते हैं या फाउलर्स स्थिति को कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? सी नंबर होगा। सिम्स पार्श्व स्थिति को क्या कहते हैं? सिम्स लेटरल पोजीशन को क्या कहते हैं? रिकवरी पोजीशन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सिम्स लेटरल पोजीशन को रिकवरी पोजीशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एनीमा में दिए जाने वाले द्रव की मात्रा व्यक्स में कितनी होती है? एनीमा में दिए जाने वाले द्रव की मात्रा व्यक्स में कितनी होती है? 500 से 1000 मिलीलीटर, 1000 से 1500 ml मिलीलीटर, 500 से 250 मिलीलीटर, 100 से लेके 250 मिलीलीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर होगा आपको 500 से लेके 1000 मिलीमीटर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगी। इसकी राइट आंसर ए नंबर 500 से 1000 ml के बीच होगा। एनीमा में दिए जाने वाले द्रव की मात्रा व्यक्स में कितना होता है? 500 से 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह दवाई तो संवेदनहीनता करती है, उन्हें कहते हैं। वह दवाई जो संवेदनहीनता करती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं गाइज? एनाजेसिक्स कहते हैं या एनाथियसिक्स कहते हैं या एंटीपायरेटिक या एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसमें? संवेदनहीनता आपको शून्य कर देता है तो वह दवाई क्या कहलाता है? आपको निश्चेतक कहलाते हैं, एनेस्थेटिक कहलाते हैं, एनेस्थेटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निश्चेतक कहलाते हैं। संवेदनहीनता करती है वो क्या कहलाते हैं? एनेस्थेटिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर की क्वेश्चन, पैरासीटामोल है पीड़ाहारी और ज्वरनाशक दोनों, बोथ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? पैरासीटामोल जो टेबलेट होता है आपको एनाजेसिक भी होता है और एंटीपायरेटिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, बोथ दोनों। ये पीड़ाहारी भी होता है और ज्वरनाशक भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज कि बीडी का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में करके बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए में सोते समय, बी शाम को और सी प्रातःकाल और दिन में 2 बार। तो बीडी का अर्थ क्या होता है? ट्विस ए डे, दिन में 2 बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। इसका राइट आंसर कितना होगा? डी नंबर होगा। दिन में 2 बार, बीडी का अर्थ दिन में 2 बार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपूर्ण पचित भोजन का आमाशय से मुंह में आना कहलाता है। अपूर्ण पचित भोजन का आमाशय से मुंह में आना कहलाता है उल्टी, वोमिटिंग, वमन, नौसिया, रिगजिटेशन और डिस्पेप्सिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? अपूर्ण पचित भोजन आमाशय से मुंह में क्या हो जाता है? वापस होके आ जाता है। तो उसको क्या कहलाते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो रिगजिटेशन कहलाते हैं, रिगजिटेशन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। अपूर्ण पचित भोजन आमाशय से मुंह में आना क्या कहलाते हैं? रिगजिटेशन कहलाते हैं, रिगजिटेशन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है गाइज, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? एनोक्सीमिया कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं या एस्पेक्सिया कहते हैं या हाइपोक्सीमिया कहते हैं। तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सीमिया कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइपोक्सीमिया कहते हैं। रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? हाइपोक्सीमिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में आईएम देने का उपयुक्त स्थान होता है। बच्चों में आईएम इंजेक्शन देने का उपयुक्त स्थान कौन सा होता है? वेंट्रोग्लूटियल और वास्टस लेटरलिस और मिड डेल्टोइड और एक है आपको कि डोर्सल ग्लूटियल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर होगा आपको सेकेंड नंबर बी। तो इसका राइट आंसर होगा वास्टस लेटरेलिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। तो बच्चों में आईएम इंजेक्शन देने का उपयुक्त स्थान कहाँ होता है? वास्टस लेटरेलिस। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखने के लिए गाइस धन्यवाद, और आप लोग दोस्तों में भी शेयर जरूर से जरूर करें ताकि वो भी निःशुल्क ज्ञान ले पाएंगे। तो आप लोग यदि नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप मैसेज करके हमसे ले सकते हैं। आप अपना नाम और अपने जिला और अपने स्टेट का नाम बता के आप नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।